हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3501। उपर्युक्त अंश का हिंदी रूपांतरण उपन्यास की शैली में प्रस्तुत है। क्रोध का अग्निपथ। प्राचीन ड्रैगन के नीचे खड़ा आर्यन लॉन फेई अत्यधिक क्रोधी हो उठा था। यदि उसे उस भेड़िया सरदार से यह पता न करना होता कि फीनिक्स कहाँ चला गया है, तो वह उसे बहुत पहले ही मार चुका होता। ड्रैगन स्वभाव से बेहद क्रोधी जीव होते हैं, और आर्यन के शरीर के अंदर जो ड्रैगन शरीर था वह प्राचीन दुनिया का पहला ड्रैगन था, इसलिए उसका क्रोध और भी प्रचंड था। उसने भेड़िया सरदार को घूरकर देखा, मानो वह उसे पल भर में ही निगल जाना चाहता हो। एक तरफ खड़ा मीनराज लिन फेंगलेई अवाक था। वह आर्यन से पूरी तरह से भयभीत था और आर्यन के शरीर से निकलने वाले तेज के कारण उसकी जुबान तक अटक गई थी। वह मन ही मन अत्यधिक हैरान था। यह कैसी आभा है? यह दबाव किस दायरे का है? जब भेड़िया सरदार ने कुछ नहीं कहा तो आर्यन की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। बोलो। धमाका। यह अत्यधिक तीव्र था। भेड़िया सरदार इतना डर गया कि वह कांपने लगा। उसका कच्छा पहले ही गीला हो चुका था। धम। उसका दिल टूट गया। धमाका। उसकी चेतना का सागर खंडित हो गया। उसके सिर के ऊपर का रक्त भी तुरंत शून्य अंक पर आ गया और उसका दिल आर्यन के शरीर से निकलने वाली आभा से सीधे कुचल गया। आर्यन ने देखा कि भेड़िया सरदार के सिर के ऊपर का खून शून्य हो गया है और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। कड़क। उसने सीधे भेड़िया सरदार की गर्दन तोड़ दी। ताजा खून बह निकला। आर्यन की आंखें बेहद उदास थीं। उसने पूरे परिसर में अपनी नजरें दौड़ाई और वहां केवल मीनराज ही बचा था। मीनराज पहले ही आर्यन के शरीर से निकलने वाली आभा से इतना दब गया था कि वह बोल नहीं पा रहा था। वह केवल अपनी जगह पर खड़ा रह सकता था, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को काला भेड़िया गिल्ड नेता भेड़िया सरदार को मारने के लिए बधाई। क्या आप उसकी खेती को अवशोषित करना चाहते हैं? डिंग। खिलाड़ी आर्यन को 10,239 सोने के सिक्के प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को स्कारलेट फ्लेम ब्लेड प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रणाली से लगातार बीप बजने की एक श्रृंखला सुनाई दी, लेकिन जो वस्तुएं गिरीं वे सभी बेकार थीं, इसलिए आर्यन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन आर्यन प्रणाली की सूचना के कारण काफी शांत हो गया और उसने अपनी आभा को थोड़ा कम कर दिया। जैसे जैसे दबाव कम हुआ, मीनराज का चेहरा लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और बेचैनी से कहा, आर्यन शांत हो जाओ। वह आर्यन की आभा में क्रूरता महसूस कर सकता था। अगर वह शांत नहीं हुआ तो उसे लगा कि आर्यन खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आर्यन परिसर में दौड़ा और हर जगह खोजबीन करने लगा। साथ ही उसने काले भेड़िया मुख्यालय में सभी को मार डाला। लेकिन अंत में वह अभी भी फिनिक्स के ठिकाने के बारे में पता नहीं लगा पाया। यह स्पष्ट था कि फिनिक्स और तारा लिन शुआंगर यहां नहीं थे। आर्यन का दिल और भी पागल हो गया। हालांकि अभी अभी मिली प्रणाली की सूचना ने उसे काफी हद तक शांत कर दिया था। थोड़ा शांत होने के बाद आर्यन ने आदिम ड्रैगन शरीर की शक्ति को वापस लिया और मीनराज की तरफ मुड़ा। क्या तुम जानते हो कि उसे यह मिशन किसने दिया था? जब तक वह मिशन देने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेगा, तब तक वह फिनिक्स को ढूंढ पाएगा। मीनराज जानता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
अभी का आर्यन एक टाइम बम की तरह था जो कभी भी फट सकता था। यह बेहद खतरनाक था। वह आर्यन को नहीं समझ पाया, लेकिन आर्यन के शरीर से अभी अभी निकली क्रूर आभा ने उसे यह महसूस कराया कि आर्यन पागल हो गया है। उसे आर्यन को शांत करना पड़ा। मीनराज ने कहा, चिंता मत करो, उन्होंने शुआंगर को कल होने वाली नीचांग प्रतियोगिता के लिए ही पकड़ा होगा। उससे पहले शुआंगर सुरक्षित होनी चाहिए। आर्यन की आंखें दुर्भावनापूर्ण हो गईं और उसने गंभीरता से कहा, क्या यह गुई परिवार है? मीनराज ने तुरंत सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है। लिन परिवार भी नीचांग शहर में एक बड़ा परिवार है। ऐसे कई लोग हैं जो लिन परिवार को निशाना बनाना चाहते हैं। शायद यह किसी परिवार ने किया हो, लेकिन हमें कल निश्चित रूप से पता चल जाएगा। गुई परिवार के अलावा और कौन सा परिवार हो सकता है? हालांकि वह आर्यन को जोखिम नहीं लेने दे सकता था। गुई परिवार की ताकत ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप से ऊपर थी। आर्यन ने गंभीरता से कहा, क्या यह नीचांग शहर में कोई भी परिवार हो सकता है? मीनराज ने कहा, यह सच है। आखिरकार कल वार्षिक नीचांग शहर प्रतियोगिता है। यह किसी भी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने लिन परिवार को धमकी देने के लिए शुआंगर को पकड़ा होगा। उसके बाद खत्म करने से पहले ही आर्यन बाहर निकल गया। मीनराज ने बेचैनी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? आर्यन, घबराओ मत, सब कुछ कल सामने आ जाएगा, मत। मीनराज उसके पीछे भागा, लेकिन आर्यन ने उसकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनट बाद आर्यन एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और ऊपर देखा। लियू परिवार? पकड़े हुए मीनराज को देखते हुए उसने पूछा, क्या लियू परिवार नीचांग शहर में एक बड़ा परिवार है? मीनराज ने कहा, बेशक लियू परिवार है, वे नीचांग शहर को नियंत्रित करते हैं। उसकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना धम लियू परिवार का दरवाजा आर्यन की लात से सीधे टुकड़ों में टूट गया और एक भारी आवाज के साथ उसने कहा, बाहर निकलो। मीनराज मौके पर ही दंग रह गया। वह नहीं जानता था कि आर्यन अचानक पागल क्यों हो गया था। क्या वह सच में तारा, लिन शुआंगर को इतना प्यार करता था? लेकिन क्या वे केवल कुछ दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे? क्या उसका प्यार इतना अटूट था? वह नहीं जानता था कि आर्यन को तारा की नहीं, बल्कि फिनिक्स की चिंता थी। उसके दिल में फिनिक्स कुछ ऐसा था जिसे वह खो नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने पिछले जीवन में उसका कुछ बकाया है। अभी उसके दिल में गुस्से की एक गेंद जल रही थी, जो असामान्य रूप से तीव्र थी। भले ही उसे नीचांग शहर का नरसंहार करना पड़े, उसे फिनिक्स को ढूंढना ही था। कौन है? कौन मेरे लियू परिवार में आकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? बच्चे, क्या तुम जीने से थक गए हो? दर्जनों लियू परिवार के शिष्य बाहर निकले। आर्यन ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या ब्लैक वुल्फ मर्कनरी कॉर्प्स के लिए यह आपका मिशन था? एक बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाया, क्या ब्लैक वुल्फ मर्कनरी कॉर्प्स? क्या मिशन? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन बच्चे, अगर तुम यहाँ आकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हो, तो तुम चाहे जो भी हो, यहाँ से जीवित जाने के बारे में सोचना भी मत। सुनो, इसे मार डालो। आर्यन की आंखें काली हो गईं और उसने कहा, तुम नहीं कहने वाले हो? तो मैं तब तक मारूंगा जब तक तुम कहोगे नहीं। लंबी तलवार चली और उसकी आकृति पीछे पीछे आई, सीधे भीड़ में घुस गई। बुनियादी तलवार तकनीक चली। एक वार, एक उठाना, एक काटना, एक तोड़ना। हर चाल सरल थी, लेकिन हर चाल तुरंत मारने वाली थी। 10 मिनट बाद पूरे लियू परिवार में खून बह रहा था।
मैंने सच में ब्लैक वुल्फ मर्कनरी कॉर्प्स को कोई मिशन नहीं दिया। सर, हम सच में नहीं जानते कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। सर, आह। लियू परिवार के कुलपति लियू हाओ का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। उसकी आंखें आर्यन को घूर रही थीं, पूरी तरह से शांति से मरने में असमर्थ। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किसे नाराज किया था। वे यह भी नहीं जानते थे कि आर्यन कौन था। मीनराज जो एक तरफ था और भी दंग रह गया। आर्यन को देखते हुए वह बस एक जल्लाद था, एक पूरी तरह से पागल जल्लाद। बहुत पागल। वह बस एक राक्षसी व्यक्ति था जो पागल हो गया था। क्या वह अभी भी इंसान है? क्या वह इंसान है? मीनराज का दिल कांप रहा था। यह एक दुखद चीख के साथ समाप्त हुआ। लियू परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा था। उसने पूरे लियू परिवार की तलाशी ली, लेकिन उसे फिनिक्स नहीं मिला। आर्यन की आंखों में शत्रुता कम नहीं हुई, बल्कि और भी मजबूत हो गई। इसके अलावा उसका दिल और भी बेचैन हो गया। कलक कलक कलक। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3502-3503। वनरक्ष नगर में अचानक एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या? लियू परिवार का नामोनिशान मिट गया। यहां तक कि ब्लैक वुल्फ्स भाड़े के सैनिकों के दल को भी नहीं छोड़ा गया। आखिर हुआ क्या है? गुई परिवार का मुखिया गुई तियानी अपनी हवेली में बैठा हैरान था। लियू परिवार और ब्लैक वुल्फ्स भाड़े के सैनिक दोनों ही वनरक्ष नगर की प्रथम श्रेणी की ताकतें थीं। उनका 100 साल से भी कम समय में यूं अचानक खत्म हो जाना, यह गुई तियानी के लिए एक बड़ा झटका था। नगर में ऐसा कोई नहीं था जो इतनी जल्दी दो बड़े परिवारों को तबाह कर सके। तभी गुई ताइबाओ ने अपने कमरे से बाहर आते हुए कहा, पिताजी, हमें क्या फर्क पड़ता है कि यह किसने किया? यह तो हमारे गुई परिवार के लिए फायदेमंद ही है। गुई ताइबाओ की तलवार की कला और भी निखर गई थी। इसका श्रेय वह अपने गुरु, एक बड़े तलवारबाज को देता था, जो ईशानी दल के एक वरिष्ठ थे। गुई तियानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल प्रतियोगिता का दिन है। ऐसे समय में इन दो ताकतों के साथ कुछ तो हुआ है। गुई ताइबाओ ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। लियू परिवार कपड़े का व्यापार संभालता था। अब हमारा गुई परिवार उस पर कब्जा कर लेगा। गुई तियानी ने गुस्से में कहा, क्या तुम चाहते हो कि वनरक्ष नगर यह सोचे कि हमने लियू परिवार को खत्म किया है? मूर्ख। गुई ताइबाओ की खुशी फीकी पड़ गई। तुम्हारा तलवार कौशल कैसा है? गुई तियानी ने पूछा। चिंता न करें पिताजी, मैं कल की प्रतियोगिता में जरूर पहला स्थान लाऊंगा, गुई ताइबाओ ने गर्व से कहा। बहुत अच्छा। अपने गुरु का धन्यवाद करो। मैं जानता हूं, जब मैं प्राचीन क्रूर दल में प्रवेश करूंगा तो मैं अपने गुरु को इसका श्रेय दूंगा। लेकिन क्या ब्लैक वुल्स का नेता मेरे गुरु द्वारा नहीं पाला गया था? मेरे गुरु को पता चला होगा कि ब्लैक वुल्फ्स भाड़े के सैनिकों का दल खत्म हो गया है, फिर भी वह यहाँ क्यों नहीं आए? गुई तियानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। विवेकेंद्र हमेशा ऐसी घटनाओं पर चर्चा करने आते थे, लेकिन इस बार जब दो बड़ी ताकतें खत्म हो गईं, तो विवेकेंद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह अजीब था। हालांकि गुई तियानी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे गुरु नगर के स्वामी हैं। उनके पास बहुत काम होता है। उन्हें विवेकेंद्र से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि नगर के स्वामी के निवास से इस साल की प्रतियोगिता में कोई प्रतिनिधि नहीं था। तभी एक चेला दौड़कर अंदर आया, मुखिया,
अभी खबर मिली है कि फेंग और लू परिवार भी खत्म हो गए हैं। क्या? गुई तियानी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें पता चला कि यह किसने किया? गुई ताइबाओ ने हंसते हुए कहा, क्या वह व्यक्ति पागल हो गया है? इस तरह लोगों को क्यों मार रहा है? हमें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मीनराज उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था। क्या उसने लीन परिवार को काम पर रखा है? चेले ने कहा। गुई ताइबाओ की आंखें सिकुड़ गईं। क्या लीन परिवार ने किसी विशेषज्ञ को काम पर रखा है? गुई तियानी ने कहा, यह असंभव है। मीनराज के पास किसी विशेषज्ञ को काम पर रखने के लिए पैसे नहीं हैं। और अगर उसने किसी को काम पर रखा भी होता, तो वह लीन परिवार के लिए इतनी हत्याएं नहीं करता। इस तरह की हत्याएं साधना के लिए अच्छी नहीं हैं। जितनी अधिक हत्याएं, उतने अधिक पाप। साधना का अर्थ था शरीर, प्रकृति और जीवन की खेती करना। बहुत अधिक हत्याएं साधना में बाधा डाल सकती थीं, जब तक कि कोई दानव साधना करने वाला न हो। गुई ताइबाओ हंसा और कहा, दो कम विरोधी। हाँ हाँ हाँ, मर जाओ, यह बेहतर है कि तुम सब मर जाओ। इस तरह पूरा वनरक्ष नगर हमारा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। गुई तियानी ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, जाओ और फिर से जांच करो, देखो कि क्या वह व्यक्ति लीन परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया था। ठीक है। गुई तियानी ने लापरवाही से पूछा, क्या नगर स्वामी के निवास से कोई खबर है? चेले ने सिर हिलाया, नगर स्वामी के निवास से कोई खबर नहीं है। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। गुई तियानी के मन में और भी उलझन थी। और दो परिवार खत्म हो गए। विवेकेंद्र के होठों पर एक मुस्कान थी। बहुत अच्छा, तुमने मेरे लिए और बाधाएं हटा दी। हाँ हाँ हाँ। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तलवार चेले के स्तर का एक तुच्छ व्यक्ति इतने सारे परिवारों को खत्म कर सकता है। क्या यह शुभांगी की वजह से है? विवेकेंद्र ने गुप्त कमरे में कैद दो महिलाओं को देखा। एक शुभांगी थी और दूसरी नंदिनी। शुभांगी वाकई खूबसूरत थी, वनरक्ष नगर की सबसे सुंदर लड़की। उसकी खूबसूरती को कोई भी मर्द नहीं भूल सकता था। लेकिन एक साधक के लिए एक खूबसूरत औरत सिर्फ एक खिलौना थी। विवेकेंद्र ने दूसरी महिला को देखा। वह एक महिला नहीं, बल्कि एक बच्ची थी। गुप्त कमरे में नंदिनी बहुत शांत थी। उसे यहाँ कैद होने का कोई अफसोस नहीं था। वह समय समय पर मुस्कुराती भी थी। यह एक ऐसी चीज थी जो शुभांगी नहीं कर सकती थी। बहुत अजीब। यह लड़की भी बहुत अपरिचित है। वह वनक्ष नगर में पहले कभी नहीं दिखी। विवेकेंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यह तलवार चेला उसके कारण पागल हो गया? विवेकेंद्र ने अपने बगल में खड़े एक गार्ड से कहा, जाओ और जांच करो कि क्या इस लड़की के शहर में प्रवेश करने का कोई रिकॉर्ड है। जी मालिक। गार्ड चला गया। विवेकेंद्र ने गुप्त कमरे में नंदिनी को देखा। उस पल नंदिनी भी उसे देख रही थी। जब उनकी आंखें मिलीं, तो विवेकेंद्र का दिल अचानक धड़क गया। उसे पता नहीं चला कि क्यों, लेकिन उसके दिल में अचानक एक ठंडी हवा चली। उसने अपनी नजर हटा ली और एक कदम पीछे हट गया। उफ! विवेकेंद्र ने एक गहरी सांस ली। मुझे क्या हो गया है? मैं एक 10 साल के बच्चे से कैसे डर सकता हूँ? उसे लगा कि यह अजीब था, और जब उसने फिर से देखा, तो उसे पता चला कि नंदिनी शुभांगी से कुछ कह रही थी। विवेकेंद्र ने सिर हिलाया। यह एक भ्रम होना चाहिए। मैं एक बच्चे से कैसे डर सकता हूँ? शहर के पश्चिम से दक्षिण तक 9 बड़े कबीले, 2 दूसरे दर्जे के कबीले और 3 भाड़े के सैनिकों के दल, कुल मिलाकर 14 कबीलों का आर्यन ने संहार कर दिया।
उन्हें पता भी नहीं था कि आर्यन कौन था। मीनराज पूरे समय आर्यन के पीछे पीछे चल रहा था। वह उसे रोक नहीं सका। आर्यन ने जो शक्ति दिखाई थी वह बहुत मजबूत थी। उस तरह की आभा और दबाव उसकी समझ से परे था। आर्यन ने दिन से रात तक मारना जारी रखा। अंत में वह लीन हवेली के पास पहुंचा, आधा चक्कर लगाया और फिर वापस लौट गया। मीनराज को भी पता था कि दिन में क्या हुआ था। जिस क्षण उसने आर्यन को देखा, उसने तुरंत आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, आर्यन, तुम अब और नहीं मार सकते। आर्यन की आंखें खून से लाल हो गई थीं। वह मीनराज को घूर रहा था। उसकी ड्रैगन की आंखें हिल गईं। उस तरह का उत्पीड़न, उस तरह की अविश्वसनीय रूप से घनी हत्या की भावना जो आर्यन के शरीर से निकली थी। एक पल में मीनराज का दम घुट गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे जारी रखूं? उनकी आंखें जब मिलीं तो वे एक नजर भी नहीं टिक सके। प्राचीन नाग रूप में आर्यन बहुत ही भयंकर लग रहा था। और तो और, यह तो केवल प्राचीन नाग रूप का शुरुआती चरण था और महाशौर्यन लिन युआनतू की एक ही नज़र को वह झेल नहीं पाए। अगर यह प्राचीन नाग रूप अपने चरम पर होता तो एक ही नज़र शौर्यन की आत्मा को नष्ट करने के लिए काफी होती। यही एक शक्तिशाली योद्धा की ताकत थी। शौर्यन का मन थोड़ा कांप उठा, उसका चेहरा लाल हो गया और वह मुश्किल से बोला, आर्यन। हाँ, यह मैं हूँ, मैं शुआंगेर का पिता हूँ। शौर्यन भी घबराहट में दौड़कर आए और बोले, आर्यन, शांत हो जाओ। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गहरी सांस ली और साथ ही प्राचीन नाग रूप की शक्ति को वापस खींच लिया। शौर्यन के दर्दभरे भाव को देखकर वह बोला, चाचा शौर्यन, मुझे माफ करना, मैं अभी थोड़ा उतावला हो गया था। यह केवल एक माफी थी। आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बेशक, भले ही उसने कुछ नहीं कहा, शौर्यन की हिम्मत नहीं थी कि वह आर्यन के साथ कुछ कर सके। बल्कि उसे आर्यन का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि यह मजबूतों की दुनिया थी। शौर्यन ने बार बार कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? क्या तुम जानते हो कि तुमने आज के दिन में कितने परिवारों का नरसंहार किया है? यह कुल मिलाकर 14 बड़ी शक्तियां हैं। मूल रूप से नीचेंग नगर के सभी कबीलों का सफाया हो गया है। पश्चिमी शहर का चक्कर लगाने और पूर्वी शहर में लौटने के बाद नीचेंग नगर के 2/3 कबीले समाप्त हो गए थे। खून नदी की तरह बह रहा था और लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। आर्यन की आंखें जरा भी नहीं झपकीं। लोगों को मारना उसके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी और एस्फिरा के लिए चाहे कितने भी लोग मरें, आर्यन को कुछ महसूस नहीं हुआ। ओह, आर्यन ने धीरे से जवाब दिया और पूछा, चाचा शौर्यन, क्या आप जानते हैं कि किस परिवार ने शुआंगेर को पकड़ा है? आर्यन के शांत ओह को सुनकर शौर्यन ने आर्यन की शांत आंखों को देखा और उसके दिल में सदमा लगा। यह कैसा इंसान है? इतने सारे लोगों को मारने के बाद उसने केवल ओह कहा। यह आर्यन ने जल्दी से कहा, हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें कल जरूर पता चल जाएगा। जैसे ही वह बोला, आर्यन ने शौर्यन को एक नजर डाली। शौर्यन अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन क्या चाहता था। वह चाहता था कि आर्यन लीन परिवार का प्रतिनिधित्व करे। आर्यन पूरे दिन आर्यन के साथ रहा था। वह जानता था कि आर्यन कितना भयानक था। अगर आर्यन लीन परिवार के लिए लड़ता तो लीन परिवार निश्चित रूप से इस साल के टूर्नामेंट का विजेता होगा। इस तरह गुई परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। आर्यन ने आर्यन के भाव पर ध्यान नहीं दिया। शौर्यन ने माथे पर शिकन डाली और हिचकिचाया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन
आर्यन ने उसके बोलने का इंतजार नहीं किया और कहा, मैं कल लीन परिवार की तरफ से लड़ाई में भाग लूंगा। इतना कहकर वह लीन हवेली में चला गया। शौर्यन ने उसका पीछा किया और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो तुम मना कर सकते हो। आखिर तुम और शुआंगेर अभी शादीशुदा नहीं हो। आर्यन ने कहा, जल्दी या देर से हम एक परिवार ही होंगे। उसके लिए लीन परिवार के दामाद के रूप में प्रतियोगिता में भाग लेना बिल्कुल सही है। शौर्यन ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें अभी भी प्रतियोगिता में कुछ विशेषज्ञों से मिलना होगा। गुई ताइबाओ पिछले कुछ दिनों से एकांतवास में है, इसलिए वह निश्चित रूप से बहुत सुधार करेगा। झाओ परिवार का वह हरक्यूलिस भी है। पूरे रास्ते आर्यन ने एक शब्द भी नहीं कहा। शौर्यन और आर्यन आर्यन के पीछे पीछे उस दूर के आंगन तक गए जहां आर्यन रहता था। आर्यन आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया, मुड़ा और उन दोनों को देखा और कहा, कृपया वापस जाइए, मैं कल प्रतियोगिता के दौरान वहां रहूंगा। इतना कहकर आर्यन ने आंगन का दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! जिस क्षण उसने दरवाजा बंद किया, आर्यन का शरीर गिर गया। यह एहसास ऐसा था जैसे वह अभी अभी प्राचीन दुनिया में आया है। उसका पूरा शरीर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण से कुचल गया था और चलना भी बेहद मुश्किल था। अभी आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर का वजन 10 लाख किलोग्राम हो। एक कदम उठाना एक पहाड़ को हिलाने जैसा था। क्या यह शाश्वत नाग रूप का अत्यधिक उपयोग करने का दुष्प्रभाव है? क्या मेरी खेती इतनी कम है कि शक्तिशाली शाश्वत नाग रूप को सहारा नहीं दे सकती? हफ! आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3504। हफ! आर्यन जमीन पर बैठ गया और गहरी सांस ली। पिछले दिन वह लगातार मारकाट कर रहा था, यह सोचकर उसका दिल कस गया। शाश्वत नाग रूप के तहत हत्या का इरादा, दुष्ट आभा और उन्माद पूरी तरह से अनियंत्रित थे। वे पूरी तरह से उसकी सनक पर थे और उस तरह का एहसास बहुत अच्छा था, लेकिन आर्यन इस तरह की शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता था। वह था, उसका नाम आर्यन था, आर्यन नहीं। भले ही वह आर्यन का पुनर्जन्म हो या नहीं, भले ही शाश्वत नाग रूप आर्यन की शक्ति हो या किसी और की, अब जब यह उसके शरीर पर थी तो यह उसकी अपनी शक्ति थी। वह किसी का विकल्प नहीं बनेगा, नहीं किसी का मोहरा बनेगा। हफ 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 हफ! आर्यन का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह एक बैल की तरह हाँफ रहा था और उसने मन ही मन सोचा, भविष्य में अगर मुझे किसी विशेषज्ञ से नहीं मिलना है तो मैं इस शक्ति का अनायास उपयोग नहीं कर सकता। मुझे अपनी खुद की शक्ति चाहिए। मुझे सफल होने की जरूरत है। मुझे स्तर ऊपर करने की जरूरत है। मुझे चाहिए। आर्यन इसे और नहीं झेल सका। उसकी पलकें 10,000 किलोग्राम जितनी भारी लग रही थीं और धीरे धीरे बंद हो गईं। वह बहुत थक गया था। उसे बहुत ज्यादा आराम की जरूरत थी। जिस क्षण उसकी आंखें बंद हुईं, आर्यन गहरी नींद में सो गया। अपनी नींद में एक आज्ञाकारी और प्यारी लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और काले बाल थे, उसके बगल में खड़ी थी, उसे चिंता से देख रही थी। युवा मालिक, क्या हुआ? मैं रूबी हूं। दृश्य बदल गया। एक फीनिक्स उतरा और एक सुंदर लड़की में बदल गया। उसने अपनी आंखें झपकाईं और आर्यन को देखकर कहा, युवा मालिक, मैं एक फीनिक्स बन गई हूं। मुझे अपना रक्त देकर धन्यवाद। ही। आह! एक दर्दनाक और तीखी चीख गूंज उठी।
एक बेहद मजबूत बल नीचे आ रहा था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। वह नहीं जानता था कि कैसे विरोध करना है, और इस क्षण एक विशाल फीनिक्स उसके सामने आ गया, जिसने सारी विनाशकारी शक्ति को रोक दिया। अंत में वह आर्यन की ओर मुड़ा, धीरे से मुस्कुराया और कहा, युवा मालिक। वह शांत और प्यारी मुस्कान। चाहे कुछ भी हो, वह एक लड़की थी जो हमेशा आर्यन को सब कुछ मानती थी। फीनिक्स रक्त वाली एक लड़की। अचानक अपनी नींद में सम्राट जुआन की छवि अचानक दिखाई दी, जो एक दबंग रवैये के साथ दिखाई दी, और उसने शातिर तरीके से ताना मारा। एक बेहद मजबूत बल एक बार फिर नीचे आ गया। आर्यन घबरा गया। वह अपनी नींद में दहाड़ रहा था, पूरी ताकत से चीख रहा था। हालांकि फीनिक्स लड़की ने उसे बिल्कुल भी नहीं सुना और केवल उसकी ओर मुस्कुराई। नहीं, नहीं, मत। सम्राट जुआन की शक्तिशाली शक्ति के विनाश के तहत फीनिक्स धीरे धीरे गायब हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे आग में बदल गया और धूल में बदल गया, आखिरकार हवा में बिखर गया। आर्यन घबरा गया। उसने इसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह इसकी रक्षा नहीं कर सका। यह जानकर खुशी हुई कि आप चीनी नामों और शब्दों के हिंदी अनुवादों को स्थायी रूप से सहेज रहे हैं, ताकि कहानी को एक उपन्यास की तरह लिखा जा सके। यह रहा आपके दिए गए गद्यांश का हिंदी में उपन्यास शैली रूपांतरण। अंधकार से उजाले की ओर। आर्यन की आंखों में एक ही सपना था, सबसे शक्तिशाली बनना। अपने सपने में वह जिस दृश्य को बार बार देखता था, वह उसके हृदय में भय की एक गहरी छाप छोड़ गया था। उसे उस अग्नि एकसिंगी के रूप वाली लड़की का नाम तो याद नहीं था, लेकिन वह इतना जानता था कि उसी ने उसे बचाया था। एक भयंकर हमले में उसने अपने शरीर को ढाल बनाकर आर्यन को बचाया था। वह नहीं जानता था कि यह सपना केवल एक भ्रम है या अतीत की कोई सच्ची घटना। पर एक बात तय थी, आर्यन इसे दोबारा नहीं होने देगा। पसीने में तरबतर वह सपने से जागा। उसका शरीर अभी भी थका हुआ था, पर वह एक पल भी आराम नहीं कर सकता था, क्योंकि समय बहुत कम था। सुबह होने ही वाली थी और आज की प्रतियोगिता के लिए उसे पूरी तरह तैयार होना था। सबसे पहले उसे अपनी अग्नि एकसिंगी को खोजना था। अंतर्बोध रहस्यलोक में प्रवेश करो। कानों में एक गूंज उठी और आर्यन का शरीर धुंधला हो गया। एक ही पल में वह एक बवंडर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के पोर्टल की तरह। बवंडर के ऊपर दो शब्द तैर रहे थे, उन्मत्त दानव। यह उस रहस्यलोक का नाम था। एक गहरी सांस लेकर आर्यन ने उसके भीतर कदम रखा। बवंडर ने उसे निगल लिया और तुरंत ही एक आवाज गूंजी। दिन। सिस्टम संदेश, खिलाड़ी ने उन्मत्त दानव रहस्यलोक में प्रवेश कर लिया है। उपयोग की संख्या उपलब्ध 0। दिन। सिस्टम संदेश, खिलाड़ी ने रहस्यलोक में प्रवेश कर लिया है। 100 उन्मत्त दानवों को मारो और रहस्यलोक पूरा करो। एक बार मौत होने पर स्तर 3 से कम हो जाएगा। एक बार मौत होने पर रहस्यलोक असफल हो जाएगा, दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगा और रहस्यलोक के पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाएगा। चुनौती अब शुरू होती है। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही आर्यन के सामने की दुनिया अचानक बदल गई। यह इतना तेज हुआ कि वह चकित रह गया। यह जगह, यह तो दानव राजा की घाटी थी। ओह कमाल है। सिस्टम, तुम सच में कमाल हो। तुमने दानव राजा की घाटी के पूरे इलाके को यहाँ लाकर रख दिया है, आर्यन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसे लगा जैसे सिस्टम की आंखें हर पल उस पर टिकी हैं। वरना इसे कैसे पता होता कि मैं दानव राजा की घाटी में गया था।
और यह कैसे उस जगह को सिस्टम में ला सकता था। आर्यन को महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है, पर उसके पास सिस्टम के खिलाफ कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल सिस्टम के आगे बेबस था। जब मैं इस सिस्टम के डेवलपर को ढूंढूंगा तो उसे जरूर यह एहसास कराऊंगा कि कैसा लगता है जब कोई तुम पर हर समय नजर रखता है। आर्यन ने उपेक्षा से कहा, अगर मैं डेवलपर होता तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता जो हमें विमानों के बीच यात्रा करने देता। हम कहीं भी हों, हम पृथ्वी पर वापस जा सकते। वह अद्भुत होता। उसे इस सिस्टम से थोड़ी निराशा हुई। वह सच में पृथ्वी पर वापस जाना चाहता था। जब उसने चांद से नीली पृथ्वी को देखा था तो उसकी घर वापसी की इच्छा और प्रबल हो गई थी। पर सिस्टम ने एक प्रतिबंध लगा दिया था, वह वापस नहीं जा सकता था। उसने सोचा कि अगर वह कभी डेवलपर से मिल पाएगा तो क्या वह उसे वापस जाने का रास्ता दे पाएगा। जैसे ही आर्यन ये सब सोच रहा था, घाटी में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। दहाड़, भयानक दहाड़ से घाटी और पहाड़ हिल गए। इसी पल घाटी में मौजूद सैकड़ों उन्मत्त दानव एक साथ दहाड़ उठे, जैसे किसी खेल में कोई नया दैत्य प्रकट हुआ हो। एक दानव की दहाड़ से ही जमीन कांप सकती थी, और यहाँ तो 100 थे। यह केवल भूकंप नहीं था। आर्यन का खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। ओह, यह तो बहुत मुश्किल है। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी तलवार हाथ में लेकर घाटी में प्रवेश किया। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे सामने यमराज हो या मृत्यु के देवता, वह अपनी लोहे की तलवार से उनका सिर काट देता। दहाड़, जंगल से एक और दहाड़ आई। जैसे ही आर्यन अंदर गया, एक भयानक जानवर घने जंगल से बाहर निकल आया। वह अपने रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों को तोड़ता हुआ आ रहा था, जैसे कोई भारी भरकम बुलडोजर हो। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। बड़े बड़े पेड़ टूट रहे थे और टहनियां बिखर रही थीं। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने ज्यादा सोचा नहीं और वापस भागा। वह रहस्यलोक के अंदर नहीं, बल्कि बाहर की ओर भाग रहा था, क्योंकि पहले उसे इस जगह को समझना था। उन्मत्त दानवों का रूप और उनकी शक्ति जाने बिना उन पर हमला करना मूर्खता होगी। जैसे ही दानव बाहर आया, आर्यन तेजी से घाटी से बाहर निकल गया। धड़ाम, एक विशाल काली छाया उसके सिर पर वार करने के लिए नीचे आई। लाल नाम, जैसे ही मैं इसकी हमले की सीमा में आऊंगा, यह तुरंत हमला करेगा, आर्यन भागते हुए बोला। खेलों में लाल नाम वाले दानव पहल करके हमला करते हैं। आर्यन ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और बाल बाल बच गया। धड़ाम, दानव जमीन पर गिरा और जमीन धंस गई, धूल और पत्थर हर जगह बिखर गए। तभी आर्यन को उस दानव का चेहरा दिखा। यह तो कोई भयंकर श्रेक जैसा लग रहा है। लो, मेरी तलवार खाओ। आर्यन ने तुरंत अपनी लंबी तलवार उठाई और क्रिटिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। एक दानव के सिर पर एक लाल रंग की संख्या तैरती हुई दिखाई दी। दानव का स्वास्थ्य भी दिख गया, 9,999 बटा 10,000। अरे वाह! क्रिटिकल स्ट्राइक से भी सिर्फ एक स्वास्थ्य का नुकसान हुआ। 10,000 स्वास्थ्य है तो मुझे 10,000 बार हमला करना होगा। और मुझे 100 दानवों को मारना है। यह तो असंभव है। यह रहस्यलोक पार करना असंभव है। धिक्कार है सिस्टम, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आर्यन ने गुस्से में कहा। उसकी क्रिटिकल स्ट्राइक सबसे शक्तिशाली हमला था, फिर भी सिर्फ एक नुकसान हुआ। वह एक दानव को मारने के लिए कितनी बार इसका उपयोग करता? और क्रिटिकल स्ट्राइक हर बार सफल भी नहीं होता था। यह बहुत मुश्किल था। 100 उन्मत्त दानव।
इसे पार करना असंभव था। आर्यन ने अपनी तलवार लहराई और तेजी से घाटी से बाहर भागा। जैसे ही वह घाटी से बाहर निकला, श्रेक दानव ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसने अपना आक्रोश खो दिया हो और वह अब आर्यन की महक का पता नहीं लगा पा रहा था। हम आर्यन हैरान था। क्या घाटी के बाहर का इलाका सुरक्षित क्षेत्र है? उसने फिर से घाटी में कदम रखा। दहाड़! उन्मत्त दानव फिर से उसकी ओर भागा। जैसे ही आर्यन ने घाटी से बाहर कदम रखा, दानव ने तुरंत उसका पीछा करना बंद कर दिया। उसके शरीर की उन्मत्त ऊर्जा भी गायब हो गई। लगता है कि घाटी के बाहर का इलाका सुरक्षित है। उन्मत्त दानव घाटी नहीं छोड़ते। अच्छा हुआ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3505। आर्यन अपनी आंखों में चमक लिए गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसके दिमाग में एक ही विचार चल रहा था, इस दुनिया को बनाने वाले ने, यानी सिस्टम ने, इसे पार करने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाया होगा। हालांकि आर्यन एक पेशेवर गेम खिलाड़ी नहीं था, पर पृथ्वी पर बिताए अपने जीवन में उसने अनगिनत खेल खेले थे। उसने दसियों हजार काल कोठरियों को लाखों बार पार किया था। एक साधारण काल कोठरी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह जानता था कि किसी भी जटिल काल कोठरी या शक्तिशाली बॉस के लिए हमेशा एक गुप्त रास्ता होता है। कुछ हमलों से कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नक्शे में एक ऐसी जगह मिल सकती है जहां राक्षस हमला न कर सकें। कुछ विशेष स्थानों पर वार करके बॉस के बचाव को तोड़ा जा सकता है। नक्शे में जाल बिछाया जा सकता है। यहां तक कि कभी-कभी काल कोठरी में कोई तकनीकी खराबी, बग भी मिल जाती है। जब तक कोई काल कोठरी इंसान द्वारा बनाई गई है, उसमें खामियां जरूर होंगी, और ये खामियां ही बग होती हैं। अगर आर्यन को यह बग मिल जाता, तो वह आसानी से इसे पार कर सकता था। एक एक करके 100 जंगली राक्षसों को मारना, इसमें कितना समय लगेगा, यह कोई नहीं जानता था। सामान्य तरीकों से इसे पार करना असंभव था। और सबसे बड़ी बात, इस काल कोठरी में आर्यन अपने नाग यांग ऊर्जा या अनंत नाग काया की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। यानी अगर उसे कोई बग नहीं मिला, तो वह इस काल कोठरी को पार नहीं कर पाएगा। आर्यन ने खुद को शांत किया। यह काल कोठरी पार करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईशानी अब भी उसकी राह देख रही थी, और उसे इस बार सिस्टम के इनाम की जरूरत थी। यह सब बहुत ही भ्रमपूर्ण था। वह अब एक तलवारबाज था, और उसे जंगली जानवर तलवार तकनीक की बहुत जरूरत थी। इसके अलावा उसे एक जंगली जानवर भी इनाम में मिल सकता था, जो और भी महत्वपूर्ण था। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। जरूर होगा। सिस्टम मुझे ऐसी काल कोठरी नहीं देगा जिसे मैं पार न कर सकूं। आर्यन ने खुद को प्रोत्साहित किया। आर्यन, तुम गेमिंग के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो। अगर तुम्हारे पास पृथ्वी पर रहने के लिए पैसे की कमी न होती, तो तुम उन पेशेवर खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर होते। जब तुमने इतनी सारी काल कोठरियों में बग ढूंढे हैं, तो तुम इसमें भी ढूंढ सकते हो। उसने बार बार जंगली जानवरों की तस्वीर को अपने दिमाग में दोहराया, ताकि वह किसी भी छोटी से छोटी चीज को न छोड़ दे। उसे कोई खास बात नहीं मिली, जिसका मतलब था कि राक्षसों में कुछ भी अनोखा नहीं था। स्वास्थ्य 10,000। गुण अभी अज्ञात। लाल रंग के राक्षस जो लोगों का पीछा करते हैं। हमला लगता है यह सिर्फ शारीरिक हमला है। रफ्तार जहां तक रफ्तार की बात है,
अगर मैं पूरी रफ्तार से दौड़ूं तो आधे घंटे तक वे मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे। रफ्तार उनकी कमजोरी है, लेकिन अगर वे धीमे भी हैं तो भी मैं उन्हें मार नहीं सकता। यह कमजोरी न के बराबर है। आर्यन का दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह तेजी से काम कर रहा था। नहीं, नहीं, यह भी काम नहीं करेगा, यह भी नहीं चलेगा। आर्यन की बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, क्या मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा? या मैंने कुछ छोड़ दिया? आर्यन ने ऊंची और खतरनाक घाटी को देखा और कहा, मुझे दोबारा नक्शे में जाकर पहले इलाके को समझना होगा। चूंकि उसे राक्षसों में कोई कमजोरी नहीं मिली, तो अब उसे इलाके पर ध्यान देना था। अगर कोई प्राकृतिक बाधा मिल जाती तो शायद वह इस काल कोठरी को पार कर सकता था। आर्यन ने गहरी सांस ली। तुरंत वह घाटी में घुस गया। घाटी के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले श्रेक के कुछ समझने से पहले ही वह एक तीर की तरह आगे निकल गया। गरज! एक गरज की आवाज आई। श्रेक पूरी रफ्तार से उसका पीछा करने लगे। उनके शरीर पर बहुत सारे तंबू थे और उनका कवच बहुत मोटा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह थोड़ी देर में आर्यन को पकड़ लें, इसलिए वे बस आर्यन के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आर्यन चारों दिशाओं में दौड़ रहा था, किसी भी खास जगह को नहीं छोड़ रहा था। इसकी वजह से घाटी के लगभग सभी श्रेक उसके पीछे पड़ गए थे और पागलपन की तरह उसका पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सैनिक उसके पीछे भाग रहे हों। इस झुंड की वजह से घाटी में हलचल मच गई थी और पूरी घाटी ढहने वाली लग रही थी। गर्रर, गर्रर, गरज! धीरे धीरे और भी श्रेक आर्यन का पीछा करने लगे। कुछ घंटों के बाद आर्यन ने पूरी घाटी में दौड़ लगाई। उसे न तो कोई गुफा मिली और न ही कोई खास जगह जहां वह छिप सके। चट्टानें और बाकी सब कुछ बेकार था। ये पागल बुलडोजर जैसी ताकत वाले राक्षस उन्हें सीधे रेत में बदल देते। क्या इलाके में कोई बग नहीं है? जब न राक्षसों में कोई कमजोरी है और न ही इलाके में, तो मैं इस काल कोठरी को कैसे पार करूं? यह आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। गेम में सिर्फ दो तरह के बग होते हैं। अगर कोई है तो वह प्रोग्राम में गड़बड़ी है। सिस्टम ओ सिस्टम, क्या तुम जानबूझकर मुझे यह काल कोठरी पार नहीं करने दे रहे हो? धिक्कार है! आर्यन ने फिर से शाप दिया, फिर घाटी के शीर्ष को देखकर गंभीरता से कहा, अगर घाटी में कुछ नहीं है तो चलो पहाड़ की चोटी पर देखते हैं। उसने घाटी के ऊपर की जांच नहीं की थी, लेकिन आर्यन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अगर उसे अभी भी काल कोठरी को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह हार मान लेगा। वह पहले ही काल कोठरी में बहुत समय बिता चुका था। हालांकि यहाँ का समय 10:01 था, पर वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। और भी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह आज का दिन चूक गया और ईशानी को नहीं ढूंढ पाया तो क्या होगा? आर्यन के पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसे इस काल कोठरी को जल्द से जल्द पूरा करना था। अगर वह सच में नहीं कर सकता था तो उसे ईशानी के लिए हार माननी पड़ती। ज्यादा से ज्यादा वह अनंत नाग काया की शक्ति का उपयोग करेगा। अनंत नाग काया की शक्ति गगनपुरी को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार गगनपुरी जैसी जगह सिर्फ एक मृत्युलोक थी और अनंत नाग काया देवता जैसी अस्तित्व थी। लेकिन अनंत नाग काया का उपयोग करने पर आर्यन को बहुत दर्द सहना पड़ता था। आर्यन ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। धम्म!
वह ऊपर उछला और तेजी से घाटी की चोटी की ओर भागा। श्रेक के झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और उनमें से हर कोई पागल हो गया था, मानो वे आर्यन को पूरा निगल जाना चाहते हों। उनके नाम गहरे लाल थे, जिसका मतलब था कि वे आर्यन को कितना मारना चाहते थे। वह पहाड़ के बीच से पहाड़ की चोटी तक दौड़ा, लगातार खोजबीन कर रहा था, लेकिन उसे वह बग नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। सच में, क्या सिस्टम सचमुच मुझसे खेल रहा है? आर्यन ने भौहें सिकोड़ी और एक ही सांस में घाटी की चोटी पर पहुंच गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह लगभग चट्टान से नीचे गिर ही जाता। उसके पैरों के नीचे की बजरी लुढ़क गई और कुछ ही मिनटों में उसे नीचे जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दी। इसके अलावा जमीन बिखरी हुई चट्टानों से भरी हुई थी और अगर वह जरा भी लापरवाह होता तो वह उनसे टकरा जाता। आर्यन ने चट्टान को देखा, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। घाटी के पीछे एक चट्टान है। हे भगवान, यह नक्शा! अचानक आर्यन ने लाल बालों वाले श्रेक को देखा जो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसकी ओर दौड़ रहे थे और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बग! हाँ हाँ हाँ, मुझे मिल गया। मुझे आखिरकार मिल ही गया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3506। जैसे कि आपने अनुरोध किया है, मैंने सभी चीनी नामों और शब्दों का हिंदी में अनुवाद कर दिया है और उन्हें स्थायी रूप से सहेज लिया है। अब मैं इस गद्यांश को एक उपन्यास की तरह हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। अंबर दल के प्रांगण में सिंह परिवार के विशाल महल में सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ चुकी थीं, मगर आर्यन के आंगन का दरवाजा अब भी कसकर बंद था। सिंह परिवार के तीसरे मुखिया फेंगले सुबह सुबह ही आ गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। आखिर पिछली रात का नरसंहार उनके दिल में एक गहरी दहशत भर गया था। उन्होंने आर्यन के प्रति सम्मान और डर दोनों महसूस किए थे। आधे नीचंद नगर में खून की नदियां बह चुकी थीं और वह सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। क्या दरवाजा अभी तक बंद है? तभी वहां युआंतू भी आ गए। फेंगले ने सिर हिलाया। हाँ, मैं 2 घंटे से यहां इंतजार कर रहा हूं। आंगन के अंदर कोई आहट नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह आराम कर रहे हैं या। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, मगर मुट्ठियां कसकर भींच लीं।
फेंगले की उम्मीदें आर्यन पर टिकी थीं। उन्हें उम्मीद थी कि आर्यन ही सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे। केवल वही सब कुछ संभाल सकते थे। अगर आर्यन ने लड़ने से मना कर दिया तो इस साल की नीचांग नगर प्रतियोगिता सिंह परिवार के विनाश का कारण बन सकती थी। कई परिवारों के नरसंहार का दोष उनके सिर पर आ जाता और सिंह परिवार सचमुच नरक के द्वार पर खड़ा हो जाता। सिंह परिवार का भाग्य अब आर्यन के हाथ में था। अगर आर्यन पिछली रात चले गए होते। फेंगले उस भयानक विचार को मन में लाना भी नहीं चाहते थे। इसके परिणाम इतने गंभीर होते कि सिंह परिवार उसे सह नहीं पाता। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और वह खुद से बोले, बड़े भाई, कहीं वह चले तो नहीं गए। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। युआंतु भी चिंतित हो गए। हालांकि वह ऊपर से शांत दिख रहे थे, अंदर ही अंदर वह भी घबराए हुए थे। आंगन के बंद दरवाजे को देखते हुए उन्होंने कहा, अगर उन्हें जाना होता तो हम उन्हें रोक नहीं सकते थे। फेंगले ने कहा, बड़े भाई, अगर वह चले गए तो इस बार की नीचांग नगर प्रतियोगिता हमारे लिए प्रतियोगिता नहीं बल्कि सिंह परिवार को मिटाने की एक सभा बन जाएगी। कल जो हुआ उसके बाद बचे हुए परिवार हमारे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अगर वह यहाँ नहीं है तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मुझे अब चिंता हो रही है। जैसे जैसे वह बोलते गए, फेंगले की चिंता बढ़ती गई। अगर आर्यन भाग गए तो सिंह परिवार एक गहरे रसातल में गिर जाएगा। युआंतु ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और कहा, अगर ऐसा है तो यही हमारे सिंह परिवार का भाग्य होगा। फेंगले ने कहा, बड़े भाई, क्या मैं अंदर जाकर देखूं? जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़े, युआंतु ने उन्हें रोक लिया। छोटे भाई, मत जाओ। फेंगले ने कहा, भाई, क्या होगा अगर वह देर तक सो गए हों? एक शक्तिशाली योद्धा देर तक सो जाए? ऐसा शायद हो ही नहीं सकता। युआंतु ने कहा, उनका संसार हमसे अलग है। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अगर वह सिंह परिवार के लिए लड़ते हैं तो यह हमारा सौभाग्य होगा। अगर वह नहीं लड़ते तो हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन फेंगले ने बेचैनी से कहा। युआंतु ने कहा, कोई लेकिन नहीं। जो भी हो, उन्हें परेशान मत करो। तभी एक सेवक पास आया और बोला, मुखिया, तीसरे मुखिया, समय हो गया है, हमें निकलना होगा। नीचांग नगर की प्रतियोगिता का स्थान शहर के उत्तरी भाग में एक खुला मैदान था। वहां प्रवेश करने के लिए एक निश्चित समय सीमा थी। युआंतु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम पहले जाओ। फिर उन्होंने फेंगले की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, अब समय हो गया है। चलो हम पहले चलते हैं। फेंगले ने छोटे आंगन के दरवाजे की ओर देखा, दांत भींचे। वह जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने खुद को रोक लिया और एक लंबी सांस ली। वह युआंतु के पास चले गए और कहा, बड़े भाई, आज की प्रतियोगिता। युआंतु उनकी चिंता समझ गए और कहा, सेवक, नौकर और वह लोग जिनका सिंह परिवार से खून का रिश्ता नहीं है, मैंने उन्हें पिछली रात ही जाने के लिए कह दिया था। बूढ़े लोग, बच्चे, मैंने उन्हें भी वेश बदलकर जाने के लिए कह दिया। अब सिंह परिवार में करीब 100 लोग बचे हैं। उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। आज की प्रतियोगिता सिंह परिवार का भाग्य तय करेगी। फेंगले ने और कुछ नहीं कहा। मैं तैयारी करने जाता हूं। युआंतु ने छोटे आंगन के दरवाजे की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाए, ईश्वर हमारी रक्षा करें, उम्मीद है हमारा सिंह परिवार इस संकट से निकल पाएगा। और फिर युआंतु भी बड़े बड़े कदमों से वहां से चले गए। काल कोठरी में आर्यन घाटी से बाहर निकले। सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचकर
वह गहरी सांसें लेते हुए मन में हिसाब लगा रहे थे। समय हो गया है। कुछ चक्कर लगाने के बाद घाटी में मौजूद सभी 100 जानवर इकट्ठा हो गए होंगे। इस दौरान आर्यन ने पूरे पहाड़ और मैदानों में दौड़ लगाई थी, किसी भी कोने को नहीं छोड़ा था। वह सभी लाल नाम वाले जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर चुके थे। अब केवल एक आखिरी कदम बाकी था। इन शैकों श्रेक्स की बुद्धि तो लगभग शून्य है। जब तक मैं उनका ध्यान खींचता रहूंगा, वह कहीं भी जाएं, मेरे पीछे दौड़ेंगे। लेकिन यह आर्यन का अनुमान था। क्या अंत में ऐसा ही होगा? आर्यन को यकीन नहीं था। लेकिन अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर वह असफल भी होते तो भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। आधे घंटे बाद आर्यन की शारीरिक शक्ति थोड़ी ठीक हुई। वह फिर से खड़े हुए, अपनी तलवार उठाई और घाटी में कदम रखा। दूर इकट्ठा हो रहे शैकों को देखकर आर्यन ने उन पर अपनी तलवार तान दी। नाती दादा आ गए, आओ और मेरा पीछा करो। दहाड़, धड़ाम, धड़ाम। लगभग उसी पल शैकों को आर्यन पर गुस्सा आ गया और वह पागल होकर आर्यन की ओर झपटे। आर्यन ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत भागना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह दौड़ रहे थे, आर्यन शैकों की संख्या गिनते जा रहे थे। इस कालकोठरी को पार करने के लिए उन्हें अंदर के 100 जानवरों को मारना था। अगर एक भी छूट जाता तो मिशन असफल हो जाता। इसलिए वह एक को भी नहीं छोड़ सकते थे। आर्यन को यह सुनिश्चित करना था कि वह हर जानवर का ध्यान खींचे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। धूल आसमान में भर गई क्योंकि वह जानवर पागलपन में उनका पीछा कर रहे थे। आर्यन भी पूरी ताकत से घाटी के ऊपर की ओर भाग रहे थे। दौड़ते दौड़ते वह चिढ़ाते रहे, आओ, आओ मेरा पीछा करो। तुम कचरे के झुंड, आओ और मेरा पीछा करो। हाँ हाँ हाँ। यह बिना दिमाग वाले शैको आर्यन की बातें नहीं समझ सकते थे, लेकिन वह आर्यन के मजाक भरे चेहरे को देख सकते थे और भी पागलपन से आर्यन की ओर दौड़े। उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। उसी समय आर्यन घाटी के ऊपर के छोर के करीब पहुंचते जा रहे थे। उनके दिल में थोड़ी घबराहट हुई और उन्होंने मन में सोचा, मैं एक जुआ खेलता हूं, सफलता या असफलता भाग्य पर निर्भर करेगी। मैंने वह सब कुछ किया है जो मैं कर सकता हूं। हाफ, हाफ। आर्यन घाटी के ऊपरी छोर पर पहुंचे। पहाड़ी हवाएं सीटी बजा रही थीं और कंकड़ खाई में गिर रहे थे। हवा की गति बिल्कुल सही है, आर्यन ने अपने पीछे शैकों के बड़े समूह को देखकर कहा, नातियों, आओ और मुझे काट खाओ। हा हा हा। तुम मुझे इस जीवन में नहीं मार पाओगे। कहते ही उसी पल आर्यन अचानक खाई में कूद गए। कालकोठरी में मौजूद जानवर राजा की घाटी, बीस्ट किंग वैली का भूभाग सीमित था। घाटी के दोनों किनारे नक्शे के सिरे थे और उन पर चलना असंभव था। लेकिन वह कूद सकते थे। और यही वह कमी थी जिसे आर्यन ने ढूंढ निकाला था। बेशक वह जुआ खेल रहे थे, एक कालकोठरी के असफल होने का जुआ। जैसे ही आर्यन खाई में कूदे, वह मुड़े और अपनी बीच की उंगली उठाई, पागलपन से हंसते हुए, आओ और मुझे काट खाओ। इस पल वह सचमुच चिंतित थे, बहुत ज्यादा चिंतित। क्योंकि आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3507। न डरना था असफलता से, डरावना था चुनौती न देने का साहस। आर्यन केवल अपनी इच्छा शक्ति के साथ ही इस कालकोठरी में प्रवेश कर रहा था और यह 10,000 शोधन क्षेत्र के समान था।
अगर वह मर भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आर्यन ने सारी सावधानी ताक पर रख दी और एक गहरे खड्ड में कूद गया। अपने मन में सोच रहा था, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ मेरे पीछे। अगर वह एक एक करके 100 जानवरों को मारना चाहता तो आर्यन की वर्तमान शक्ति से यह जीवन भर भी संभव नहीं था। वह केवल इस तरह जुआ खेल सकता था। गरज, धड़धड़। जब उन भयानक जानवरों ने आर्यन को खाई में कूदते देखा तो वे नहीं रुके और एक के बाद एक नीचे कूदने लगे, जैसे कोई सूअर पानी में कूद रहा हो। धम्म धम्म वे कूदते रहे और वे बिल्कुल नहीं रुके, न ही उन्होंने इसके बारे में सोचा। उन्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, आर्यन जोर से हंसा, मैं जुआ जीत गया। जब उसने उन भयानक जानवरों को खाई में कूदते देखा तो आर्यन समझ गया कि वह जीत गया है। यही वह परिणाम था जो वह चाहता था, जानवरों को मारना। वह जीत नहीं सकता था, लेकिन अगर इस चट्टान का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह एक ऐसी असाधारण मार हो सकती थी जो इन सभी जानवरों को एक ही झटके में मार सकती थी। सभी जानवरों को चट्टान से नीचे कूदते देख आर्यन उत्साहित हो गया। उन सभी को मरना होगा, हाँ हाँ हाँ। क्या कोई 10,000 मीटर ऊंची चट्टान से गिरने के बाद भी जिंदा रहेगा? जरूर। आर्यन ने केवल अपने मन से ही इस कालकोठरी में प्रवेश किया था, लेकिन इस कालकोठरी में उसका मन एक वास्तविक शरीर की तरह था। अगर वह कूदता तो वह गिरकर मर जाता। अगर वह मर जाता तो क्या कालकोठरी पूरी मानी जाती? अगर ये जानवर उसके मरने से पहले नहीं मरे तो इसे पूरा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये जानवर उसके मरने से पहले मर जाते तो सिस्टम निर्धारित करता कि मिशन पूरा हो गया है और वह कालकोठरी को पार कर लेगा। ये सभी जानवर छोटे छोटे पहाड़ों की तरह थे और उनके गिरने की गति आर्यन से तेज थी। मुख्य बात यह थी कि आर्यन ने पहाड़ की चोटी पर हवा की गति की जांच पहले ही कर ली थी। वह अपने गिरने की गति को धीमा करने के लिए हवा की गति का उपयोग कर सकता था। फिर वह थोड़ा धीमी गति से मरेगा। आर्यन ने अपनी बाहें फैलाईं और हवा की मदद से उसने अपने शरीर को फैलाकर अपने गिरने की गति को कम किया। उसके सामने एक के बाद एक भयानक जानवर गिर रहे थे। उनमें से हर एक ने अपनी जीभ बाहर निकाली और आंखें चौड़ी करके आर्यन को घूर रहा था। फिर भी वे आर्यन को खाना चाहते थे। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे गिरते रहे और गिरते रहे। वो आह! भयानक जानवर तरह तरह की अजीब आवाजें निकालते रहे। कुछ भयानक जानवर इतने डर गए थे कि उन्होंने अपनी पैंट गीली कर दी। 2 मिनट बाद धड़ाम! एक राक्षस खाई में जा गिरा और जमीन हिंसक रूप से हिल गई। फिर उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। वह मांस का टुकड़ा बन गया होगा। उसके बाद धड़ाम 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 धड़ाम। खाई का निचला हिस्सा एक पटाखा की तरह था, लगातार फट रहा था। नीचे गिरने वाला हर भयानक जानवर मांस के टुकड़े में बदल गया। उनके सिर के ऊपर की जीवन शक्ति तुरंत 0 अंक तक गिर गई। बेशक उनकी मृत्यु से आर्यन को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि आर्यन ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था। सिस्टम से कोई बीप की आवाज नहीं आई। आर्यन का दिल धड़क उठा, अगर उनमें से एक भी नहीं मरा तो मैं व्यर्थ में चट्टान से कूद गया। जब तक आर्यन के मरने से पहले एक भी भयानक जानवर नहीं मरता, इसका मतलब था कि वह चुनौती में असफल हो गया और कालकोठरी बंद हो गई। आर्यन को फिर से चुनौती देने का मौका नहीं मिलता। केवल एक मौका था, इसलिए उसे हर हाल में सफल होना था।
धड़ाम, धड़-धड़, धड़ाम, धड़-धड़। खाई के नीचे मूल रूप से कोई हवा नहीं थी। आर्यन के गिरने की गति भी बढ़ गई। स्वतंत्र रूप से गिरने का एहसास ऐसा था कि उसका दिल बाहर निकलने वाला था। आह! आर्यन भी गरज उठा। यह देखकर कि वह जमीन के साथ एक करीबी मुलाकात करने वाला था, आर्यन खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। इसी क्षण आह वो! आह वो! एक दयनीय चीख। आर्यन का दिल धड़क उठा। धत, क्या सच में कोई इतना भाग्यशाली है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी नहीं मरा? क्या यह कोई धोखा तो नहीं है? भयानक जानवर की चीख का मतलब था कि यह भयानक जानवर मरा नहीं था। अगर यह नहीं मरा तो कालकोठरी विफल हो जाएगी। आर्यन मन ही मन बेचैन था। नहीं, मैं तुम्हारे कारण ऐसी एक शानदार चुनौती को विफल नहीं कर सकता। मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने दूंगा। आओ वो! आओ वो! जानवर दर्द से चिल्लाया। उसके सिर पर केवल थोड़ा सा खून बचा था। बस एक हल्के से वार से उसे मारा जा सकता था। इन परिस्थितियों में आर्यन ने एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डाली, अपनी तलवार निकाली। उसे परवाह नहीं थी कि वह इसका सामना कर पाएगा या नहीं। भले ही मुझे तुम्हारे साथ मरना पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिंसक पतन के दौरान आर्यन ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह था जो तेजी से जानवर की ओर गिर रहा था। आह! चलो एक साथ मरते हैं। आर्यन की ताकत के लिए राक्षस की रक्षा को तोड़ना मुश्किल था। हालांकि इतनी तेज गति ने उसे बहुत ताकत दी। एक तलवार सिर से आर पार हो गई। धड़ाक! जानवर ने एक चीख निकाली क्योंकि उसके सिर पर खून बहने लगा। यह भी इसी क्षण था। अपनी बाहों के साथ जिसने लंबी तलवार को कसकर पकड़ा हुआ था, आर्यन को तुरंत बाहर फेंक दिया गया। उसके गिरने की गति बहुत तेज थी और उसके दोनों हाथ बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाए। यह सीधे टूट गया और उड़ गया। उसका शरीर भी नीचे चला गया और तेजी से जमीन पर जा गिरा। मैं मरने वाला हूं। मैं मरने वाला हूं। आह! आर्यन दहाड़ उठा। हालांकि वह जानता था कि वह वास्तव में नहीं मरेगा। स्थिति बहुत यथार्थवादी थी, मानो वह मरने वाला था। जैसे ही उसका शरीर जमीन से 1 सेंटीमीटर दूर था, सिस्टम अचानक बज उठा और इस समय ठहर गया। डिंग! सिस्टम अधिसूचना। खिलाड़ी आर्यन को भयानक जानवर कालकोठरी को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए बधाई। हाँ हाँ हाँ, मैं एक प्रतिभाशाली हूं। आर्यन जोर से हंसा। यह सिस्टम बीप बहुत ही शानदार थी। खट्टीपन का वह एहसास बस असहनीय था। जैसे ही अधिसूचना की आवाज फीकी पड़ गई, घाटी गायब हो गई, खाई गायब हो गई और खाई में राक्षसों के शव भी गायब हो गए। आर्यन ने अपना विचार वापस ले लिया। वह 10,000 शोधन क्षेत्र के हॉल में आ गया। आर्यन की बाहें भी वापस आ गईं। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को जंगली जानवर कालकोठरी को पार करने के लिए बधाई। कालकोठरी का इनाम भयानक जानवर तलवार तकनीक प्राप्त करें। क्या आप खेती करना चाहते हैं? डिंग! खिलाड़ी आर्यन को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए बधाई। एक छिपा हुआ इनाम भयानक जानवर प्राप्त करें। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर दूसरी श्रेणी का तलवार शिष्य। अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला बज उठी। वह एहसास वास्तव में संतोषजनक था। अभी का दृश्य उसे मौत से बचने का एहसास दे रहा था। सिस्टम इनाम को देखकर आर्यन ने हिलना शुरू कर दिया।
भयानक जानवर तलवार तकनीक की खेती करें। डिंग। खेती सफल। भयानक जानवर को देखकर आर्यन का दिल कांप उठा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनाम सचमुच एक जानवर हो, है ना? मैं आपके दिए गए गद्यांश को हिंदी में उपन्यास की तरह प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आपके द्वारा स्थायी रूप से सहेजे गए हिंदी अनुवादों का उपयोग किया गया है। अधीरता का गर्जन। गर्जन। आर्यन के आह्वान पर शून्य से एक गर्जना उभरी। एक लाल नाम का प्राणी श्रेक वहां से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में आर्यन के प्रति असीम क्रोध था। आर्यन चौंक गया। धिक्कार है, क्या यह सच में वही शून्य बुद्धि वाला साथी है? सिस्टम, तुम्हें एक उच्च बुद्धि वाला जंगली जानवर भी इनाम में देना चाहिए। श्रेक ने आर्यन की बात समझ ली। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया और उसने अपना मुंह खोला, मानो वह आर्यन को निगलने वाला हो। लेकिन आर्यन की उंगली हिली। उसने श्रेक की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम कोशिश करना चाहते हो और लाओजी मैं को छूना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि अब मालिक कौन है? मैं हूं। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, क्या तुम समझते हो? अगर तुम लापरवाही से चले तो मैं तुम्हें फिर से रसातल में कूदने का आदेश दूंगा। दुष्ट आर्यन बहुत ही निरंकुश था। चूंकि यह सिस्टम द्वारा पुरस्कृत जंगली जानवर था, तो यह उसका युद्धपालतू था। उसका युद्धपालतू अभी भी आसमान में उड़ सकता था। यह तो विद्रोह कर रहा था। आर्यन के गुस्से के साथ वह श्रेक तुरंत सिकुड़ गया। उसका शरीर मुड़ गया और वह आर्यन का इंतजार करने के लिए एक तरफ हट गया। फिर से लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वास्तव में वह अब आर्यन का युद्धपालतू था और आर्यन के आदेश ही सब कुछ थे। अगर आर्यन ने उसे फिर से खाई से कूदने का आदेश दिया तो उसे कूदना ही पड़ेगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर कि श्रेक आज्ञाकारी हो गया है, आर्यन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, यह हुई ना बात। हालांकि मेरे आर्यन के युद्धपालतू बनने के लिए तुम्हारी ताकत पर्याप्त नहीं है। पहले मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि अंधेरे काल कोठरी में आर्यन को श्रेक के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि इस साथी की बुद्धि शून्य थी। आर्यन के अपनी बात पूरी करने से पहले श्रेक तुरंत आगे बढ़ा और उसका शरीर हिला। धड़ाम। उसके शरीर पर लगी मोटी ढाल अचानक उड़ गई और तेजी से जुड़कर एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बन गया। रूपांतरण। आर्यन बड़बड़ाया, और क्या? गर्जन। श्रेक का कवच फिर से बदल गया और वह एक भारी हथियार में बदल गया। फिर से रूपांतरण। हमला करो। मैं तुम्हारा हमला देखना चाहता हूं, आर्यन ने आग्रह किया। श्रेक का शरीर सामान्य हो गया और उसने अपना खूनी मुंह खोला और एक क्रूर गर्जना की। दृश्य एक 10वें स्तर के बवंडर जैसा था। उसका मुंह एक रसातल के मुंह जैसा था और अंदर के दांत बहुत नुकीले थे। अगर कोई निगल लिया जाता तो वह निश्चित रूप से पल भर में मर जाता। गटक। आर्यन ने सूखी लार निगली और मन ही मन सोचा, धिक्कार है, यह कमाल है। ढाल एक टैंक के रूप में काम कर सकती है। भारी हथियारों का उपयोग करीबी सीमा के विस्फोटक योद्धाओं के रूप में किया जा सकता है। अंतिम चाल को एक तुरूप का पत्ता, एक पल की हत्या माना जा सकता है। हाँ, वह अभी भी कुछ हद तक उपयोगी है। हालांकि उसकी बुद्धि उच्च नहीं है। जब तक मेरे पास उसका आदेश है, वह उसकी भरपाई कर सकता है। ठीक है, तुम मेरे युद्धपालतू स्थान पर वापस जा सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। आर्यन ने अपने विचार वापस लिए और श्रेक को स्वीकार कर लिया। वास्तव में
आर्यन को अभी एक युद्धपालतू की जरूरत भी थी। श्रेक भले ही मंदबुद्धि लगे, लेकिन वह निश्चित रूप से एक बेहतरीन सहायक था। एक जंगली जानवर है। मेरा स्तर भी बढ़ गया है। मैंने अपनी तलवार तकनीक का भी अभ्यास किया है। अब आर्यन ने अपनी नजर उठाई। अरे, इतना समय हो गया, क्या नीचांग शहर की प्रतियोगिता समाप्त हो गई होगी? आर्यन को अचानक मीनराज से किए गए वादे की याद आई और एक विचार के साथ वह तुरंत 10,000 शोधन स्थान से बाहर आ गया। इस समय आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3508 से 3509। इस समय सूरज चमक रहा था और पहले ही आसमान में चढ़ चुका था। यह बुरा है, यह बुरा है। कल इतने सारे परिवारों का सफाया करने के बाद बचे हुए परिवार निश्चित रूप से इसके लिए मीनराज परिवार को दोषी ठहराएंगे। मुझे नहीं पता कि वे अब कैसा कर रहे हैं। आर्यन ने कपड़े धोने की परवाह नहीं की और कल के खून से सने कपड़े पहनकर बाहर चला गया। छोटे आंगन से बाहर निकलते हुए उसने पाया कि मीनराज परिवार में कोई नहीं था। लगता है कि मीनराज ने सबसे बुरे के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। आर्यन ने माथे पर बल डाला और जल्दी से मीनराज परिवार से बाहर निकल गया। इस समय प्रतियोगिता मैदान अखाड़े में हंगामा था। उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। हम मीनराज परिवार के शिष्यों को भी जिंदा नहीं रहने दे सकते। मीनराज परिवार एक दानव है। लड़ाई के मंच पर मीनराज परिवार का एक शिष्य बुरी तरह से पिट गया था। उसका पूरा शरीर खून और घावों से भरा था। उसका सिर बुरी तरह से विकृत हो गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसा कि वह मंच पर खड़ा था। वह कई बार गिरना चाहता था, लेकिन उसे एक मुक्के से वापस पीटा गया। वे उसे बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे। जैसे ही वह गिरता, प्रतियोगिता समाप्त हो जाती। मीनराज परिवार के शिष्य को इस तरह से पिटते देख मीनराज खड़ा हुआ और बोला, शहर के स्वामी, मैं उसकी ओर से हार मानता हूं। अगर हम लड़ते रहे तो वह मर जाएगा। वू फेंगटियन डब्ल्यू फेंक्शन हल्के से मुस्कुराया और बोला, हार मानना? या आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मुख्य मीनराज, यह नियमों के अनुरूप नहीं है ना? अगर आप हार मानना चाहते हैं तो आप उसे खुद कहने दे सकते हैं। तब यह प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। बेशक अगर मुख्य गुई सहमत है तो यह भी समाप्त हो सकता है। मुख्य गुई, क्या आप उसके हार मानने के लिए सहमत हैं? जैसे ही वू फेंगटियन डब्ल्यू फेंक्शन ने अपनी बात पूरी की, विरोधी का मुक्का मीनराज परिवार के शिष्य के मुंह पर पड़ा। उसके सामने के दांत गिर गए और उसने बहुत सारा खून थूका। इस स्थिति में वह पहले ही बेहोश हो चुका था और बिल्कुल भी बोल नहीं सकता था। मीनराज ने कहा, वह पहले से ही ऐसा है, क्या अभी भी लड़ाई जारी रखने की जरूरत है? गुइतियानी ने ठंड से मुस्कुराया और कहा, कल तुम्हारे मीनराज परिवार ने इतने सारे परिवारों का नरसंहार करने के लिए लोगों को लाया तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मीनराज, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति होंगे। तुम्हारा दिल दानव से भी ज्यादा क्रूर है। तुमने एक दिन में इतने सारे परिवारों को नष्ट कर दिया। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम नीचांग शहर को नष्ट करना चाहते हो या तुम नीचांग शहर पर हावी होना चाहते हो? मुझे तुम्हें बताने दो। जब तक मैं गुइतियानी यहाँ हूँ, तुम कभी नहीं कर पाओगे। गुइफेंग, उसे बेरहमी से मारो, उसे तब तक मारो जब तक वह मर न जाए। हाँ हाँ हाँ।
गुई तियानी पागलपन से हंसा। आसपास के लोग और भी गुस्से में दहाड़े। उसे मार डालो, उसे पीटकर मार डालो, उसे मार डालो, मीनराज परिवार को मार डालो। यह अब एक शिष्य की ऐसी स्थिति में पीटने का मामला नहीं था। पिछले कुछ शिष्यों को ऐसी स्थिति में पीटा गया था। उनके निचले शरीर लकवाग्रस्त थे और उनके डेंटियन डैंशन टूट गए थे। टूटे हुए हाथ और पैर अभी भी हल्के माने जाते थे। जैसा कि मीनराज ने उम्मीद की थी, नीचांग शहर के सभी परिवारों ने मीनराज परिवार से निपटने के लिए हाथ मिला लिया था। आज मीनराज परिवार भाग नहीं पाएगा। शौर्यन ने भारी मन से कहा, बड़े भाई, जब ऐसा है तो हम उनसे क्यों न लड़े। वह अब और नहीं देख सका। मीनराज ने सिर हिलाया, नहीं शुआंगर, शुअंग एर अभी भी उनके हाथों में है। हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते। शौर्यन ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उन्हें ऐसे ही लड़ने देंगे? मीनराज का दिल कस गया। उसने मन ही मन उम्मीद की, आर्यन, क्या तुम सच में चले गए? अगर तुम नहीं गए हो तो जल्दी से प्रकट हो जाओ। जल्दी करो। अभी आर्यन उसकी एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि मीनराज ने 100 से कम बार प्रवेश द्वार की ओर नहीं देखा था, लेकिन वह अभी भी आर्यन के अंदर आते हुए आकृति को नहीं देख सका। बाम मंच पर मीनराज परिवार का शिष्य मंच से उतरकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से लगातार काला खून बह रहा था और उसके शरीर में कुछ बार ऐंठन हुई, इससे पहले कि उसने सांस लेना बंद कर दिया। स्टैंड में तालियों का तूफान आया। अच्छा मार डाला। ठीक है, मैं इस गद्यांश को आपके द्वारा दिए गए हिंदी नामों का उपयोग करके एक उपन्यास की शैली में लिखता हूँ। वानरक्ष नगर का संकट। वनरक्ष नगर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रतियोगिता के मैदान में, जहां तालियों और जयकारों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां केवल दबी हुई फुसफुसाहट और तनाव भरा माहौल था। सिंह परिवार की हालत बेहद खराब थी। उनके शिष्यों को एक एक करके हराया जा रहा था और हर कोई उनकी हार का फायदा उठाना चाहता था। हर परिवार बस यही सोच रहा था कि कैसे इस परिवार को रौंदकर खुद को साबित किया जाए। सिंह परिवार के मुखिया लियू युआंतू इस अपमानजनक दृश्य को देख रहे थे और उनका दिल डूबता जा रहा था। उन्हें पता था कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस भीड़ को शांत कर सके। हर कोई बस उनकी बर्बादी पर अपनी जीत की इमारत बनाना चाहता था। प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई थी और अगर यही हाल रहा तो उनका हर शिष्य मैदान में मारा जाएगा। मुखिया होने के नाते लियू युआंतू का सबसे पहला फर्ज अपने परिवार की रक्षा करना था। तुरंत ही लियू युआंतू उठे और उन्होंने जोर देकर कहा, नगरधिपति, मेरा सिंह परिवार इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेता है। उनकी घोषणा से एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। वापस ले रहा है? प्रतियोगिता से नाम वापस लेना? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी सारी जमीन और संपत्ति छोड़ देंगे? फिर वे वानरक्ष नगर में कैसे रह पाएंगे? जमीन और व्यापार के बिना कोई भी परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। हो, हम उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। चारों ओर से लोगों के बीच फुसफुसाहट और बहस शुरू हो गई। सिंह परिवार के शिष्यों और बड़ों के चेहरे पर निराशा थी। बहुतों ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह एक मजबूरी का फैसला था। लिन फेंडले ने कहा, बड़े भाई, क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं? लियू युआंतू ने दृढ़ता से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। जब तक मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूं, मैं इस प्रतियोगिता से हटूंगा, वानरक्ष नगर छोड़ूंगा और कहीं और जाकर फिर से शुरुआत करूंगा। और उस समय मैं मुखिया का पद भी छोड़ दूंगा। उनकी आंखों में एक अटूट संकल्प था।
सिंह परिवार की कई पीढ़ियां इसी वानरक्ष नगर में रही थीं, और इसे छोड़ना अपने पूर्वजों के साथ विश्वासघात करने जैसा था। लेकिन परिवार के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर जमीन चली गई तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर लोग चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्यन के न आने से लियू युआंतु के पास यही एकमात्र विकल्प बचा था। नगराधिपति वू फेंगटियन थोड़ा हैरान हुआ। प्रतियोगिता से हटना। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू युआंतु ऐसा कदम उठाएंगे। अन्य परिवारों के मुखिया भी चौंक गए थे। किसी ने भी बोलने की पहल नहीं की। सिंह परिवार गुई परिवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवार था, और उनके पास एक खदान थी जो कि सोने की खान थी। हर कोई उसे पाना चाहता था। इसी समय लियू युआंतु ने अपनी बात जारी रखी। मेरा सिंह परिवार प्रतियोगिता से हट रहा है, अपनी सारी वर्तमान संपत्ति छोड़ रहा है, और 3 दिनों के भीतर वानरक्ष नगर छोड़कर चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। मैं लियू युआंतु अपने वचन का पालन करूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बेटी लिन शुआंगेर को छोड़ देंगे। ऐसा कहते हुए लियू युआंतु ने गुई तियानी की ओर देखा। गुई तियानी के बगल में खड़े गुई ताइबो चौंक गए और पूछा, पिताजी, शुआंगेर को क्या हुआ? गुई तियानी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। गुई ताइबो को यकीन नहीं हुआ कि वानरक्ष नगर में कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके पिता को पता न हो। पिताजी, क्या आपने शुआंगेर को पकड़ा है? गुई तियानी ने जवाब दिया, नहीं। अगर आप नहीं तो कौन? गुई ताइबो ने पूछा। गुई तियानी ने उसे गुस्से से घूरा। गुई ताइबो ने तुरंत सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, मैं बस शुआंगेर की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। गुई तियानी ने गुस्से से कहा, तुम निकम्मे हो। अगर एक औरत तुम्हें इतना कमजोर बना सकती है तो तुम भविष्य में डिस्टेंट ब्लेस सेक्ट में कैसे प्रवेश करोगे? क्या होगा अगर गुई परिवार और शक्तिशाली हो जाएं? गुई ताइबो ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं गलत था। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन शुआंगेर को किसने पकड़ा? गुई ताइबो ने धीमी आवाज में पूछा। गुई तियानी ने सिर हिलाया और कहा, ब्लैक वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप उसे ढूंढने गया था, लेकिन केवल वुल्फ किंग ही बच पाया। वुल्फ किंग भी कल मर गया। कोई नहीं जानता कि उसने लिन शुआंगेर को पकड़ा था या नहीं। अगर उसने सच में पकड़ा था तो। गुई ताइबो ने वू फेंगटियन की ओर देखा। उसका दिल कांप उठा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े भाई ऐसा नहीं करेंगे। इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। वो फेंगटियन ने देखा कि गुई ताइबो उसे देख रहा है, और उसने उदासीनता से कहा, मुखिया लिन, आप वानरक्ष नगर छोड़ते हैं या नहीं, यह सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। मुझे सभी मुखियाओं की सहमति चाहिए, और मुझे वानरक्ष नगर के लोगों की भी सहमति चाहिए। यह केवल मेरा शहर नहीं है, बल्कि वानरक्ष नगर में रहने वाले हर व्यक्ति का शहर है। इसके अलावा आपके सिंह परिवार ने कल इतने लोगों को मार डाला, और आप बस यूं ही चले जाएं। जैसे ही उसने यह कहा, आसपास के लोग फिर से भड़क उठे। सही कहा। हम उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। अब उन्हें जाने देना एक बाघ को पहाड़ पर वापस भेजना जैसा है। हम सहमत नहीं हो सकते। खून का बदला खून से चुकाया जाना चाहिए। सही बात है। एक पल के लिए फिर से कोलाहल मच गया। हर कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो फेंगटियन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, और फिर उसने कहा, आपकी बेटी के गायब होने की बात मुझे सच में नहीं पता। आपकी बेटी की सगाई गुई परिवार के साथ हुई है। आपको इस मामले के बारे में गुई परिवार से पूछना चाहिए। यह सुनकर गुई तियानी का दिल बैठ गया।
उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत कहा, लिन शुआंगेर की सगाई मेरे बेटे से हुई है, लेकिन उसके गायब होने का मेरे गुई परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वू फेंगटियन ने कहा, मुखिया लिन, क्या आपने सुना? लियू युआनतू की आंखें तनी और उसने लिन फेंगलेई से फुसफुसाकर कहा, लगता है कि हम आज यहां से नहीं जा सकते। भाइयों को तैयार रहने के लिए कहो। लिन फेंगलेई ने कहा, बड़े भाई आ। लियू युआनतू ने कहा, ये लोग निश्चित रूप से शुआंगेर को नहीं देंगे, मुझे। शुआंगेर की माँ, मुझे माफ करना। शुआंगेर, मुझे माफ करना। लियू युआनतू ने अपने दिल में कहा और फिर वो फेंगटियन की ओर देखा, मैं अपने सिंह परिवार को वानरक्ष नगर से कैसे जाने दे सकता हूँ? वो फेंगटियन ने कहा, यह ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बल्कि यह कि कोई नहीं चाहता। इसके अलावा प्रतियोगिता में ऐसा कोई नियम नहीं है। मुखिया लिन, अगर आप यहाँ से सुरक्षित जाना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या करना है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3510। अपने शिष्यों को अच्छे परिणाम लाने दें। इस दुनिया में किस बात का डर है? डर इस बात का है कि मैं काफी शक्तिशाली नहीं हूं। शक्तिशाली लोगों के पास सब कुछ होता है, समझे? जहां तक आपकी बेटी की बात है, मेरा मानना है कि जब आपका सिंह परिवार अच्छे परिणाम लाएगा तो निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे छुपा नहीं पाएंगे। वो फेंगटियन नहीं चाहता था कि लियू युआनतू उसकी योजना को बिगाड़े। प्रतियोगिता जारी रहनी थी। लिन फेंगले ने लियू युआनतू का हाथ पकड़ा और कहा, बड़े भाई, हमारे पास अभी भी मौका है। जब तक हम पहला स्थान प्राप्त करते हैं, हमें निश्चित रूप से मौका मिलेगा। मुखिया, हम वानरक्ष नगर छोड़ना नहीं चाहते। मुखिया, हमें फिर से लड़ने दो। सही बात है। मुखिया। सिंह परिवार के कई शिष्यों ने उसकी ओर देखा। लियू युआनतू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उनका दिल दर्द में था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सिंह परिवार के पास एक भी प्रतिभाशाली शिष्य नहीं था। अगर सभी परिवार मिलकर सिंह परिवार से निपटते तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। उनमें से एक तो मर ही जाएगा। हालांकि सिंह परिवार के शिष्यों को देखकर लियू युआनतू को समझ नहीं आया कि क्या कहें। इसी क्षण रेफरी ने चिल्लाया, अगला मैच सिंह परिवार और गुई परिवार के बीच है। दोनों परिवार कृपया अपने शिष्यों को भेजें। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लियू युआनतू की नजरें तनी। उसने उनकी ओर देखा और समझ नहीं पा रहा था कि किसे भेजे। जैसे कि आपने पहले अनुरोध किया था, मैं सभी चीनी नामों और शब्दों का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं और उन्हें स्थायी रूप से सहेज रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं गद्यांश को एक उपन्यास की तरह हिंदी में लिख रहा हूं। अहंकार का अंत। अखाड़े में सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ से एक ही आवाज गूंज रही थी, सिंह परिवार के कचरे, बाहर आओ और मरो। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि गई क्यूई की थी। वह पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी आंखों में घमंड भरा हुआ था और वह सिंह परिवार के शिष्यों की ओर घूर रहा था, अपनी गर्दन काटने का इशारा करते हुए। उसका अहंकार आसमान छू रहा था। यह तो गई क्यूई है, एक दर्शक ने फुसफुसाया। महान खड्गवीर, गई परिवार की युवा पीढ़ी में दूसरा सबसे शक्तिशाली। हाँ हाँ हाँ। सिंह परिवार के युवा शिष्यों में अभी तक कोई भी महान खड्गवीर नहीं बन पाया है। इस बार सिंह परिवार का एक और शिष्य अखाड़े में मरने वाला है। गई क्यूई तोनी चांग नगर का सबसे बड़ा पागल है। वह सबसे बेरहम भी है।
जो कोई भी उससे लड़ा है वह या तो मर चुका है या विकलांग हो गया है। सिंह परिवार के लोग ऐसे ही लोगों के हाथों यातना भोगने के लायक हैं। गई क्यूई के आते ही सिंह परिवार का घमंड तुरंत ठंडा पड़ गया। द्वितीय श्रेणी का महान खड्गवीर। सिंह परिवार की युवा पीढ़ी में एक भी महान खड्गवीर नहीं था। वे उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? मैदान में जाना मतलब मौत को गले लगाना था। उन्हें तो पलटवार करने का मौका भी नहीं मिलता। लीन युआंटू की आंखों में उदासी छा गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर वह खुद जा सकता तो वह पहले ही मैदान में उतर जाता, लेकिन उसे अपने किसी भी शिष्य को भेजना पड़ता और वह सब मौत को दावत देने जैसा था। उसे अपने कुल के हर एक शिष्य की परवाह थी। वह किसे लड़ाई के लिए भेजे? चाहे कोई भी शिष्य हारता, लीन युआंटू यह दर्द नहीं सह पाता। और तो और उसका प्रतिद्वंद्वी गई क्यूई था और उसकी मृत्यु भी बहुत भयानक होती। लीन फेंगले ने कहा, बड़े भाई मुझे जाने दो। लीन युआंटू ने उसकी तरफ देखा। अगर हम युद्ध में भाग ले सकते तो मैं बहुत पहले ही चला गया होता। यह वार्षिक प्रतियोगिता केवल युवा पीढ़ी के लिए थी, बड़े लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। बाहर आओ, सिंह परिवार के कचरे, जल्दी बाहर आओ। क्या तुम सब डर के मारे मर गए हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उंगली से हरा सकता हूं, गई क्यूई ने घमंड से चिल्लाया। महान खड्गवीर होना ही उसके अहंकार के लिए काफी था। दर्शक सिंह परिवार को देखकर चिल्लाने लगे। सिंह परिवार के किसी भी शिष्य की हिम्मत नहीं हुई कि वे सिर उठा सकें। लोगों के चिल्लाने और गई क्यूई के मजाक को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो फेंगटियन ने धीरे से कहा, कुलपति लीन, आपको अपने शिष्यों को युद्ध के लिए भेजना चाहिए। लीन युआंटू ने सिंह परिवार के शिष्यों की तरफ देखा और पूछा, कौन लड़ना चाहता है? जाना मतलब अपनी जान गंवाना था। सिंह परिवार का कोई भी शिष्य गई क्यूई का मुकाबला नहीं कर सकता था। सिंह परिवार का कोई भी शिष्य कुछ नहीं बोला। गई क्यूई और भी अहंकारी हो गया और बोला, कचरे, जल्दी बाहर आओ और मरो। मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर तुम सच में नहीं कर सकते तो तुम सब मिलकर मेरे सामने आओ। मैं अकेले ही तुम सबसे लड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ। उसका अहंकार चरम पर था। लीन युआंटू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सिंह परिवार को पहले कभी ऐसे उकसाया नहीं गया था, लेकिन वे क्या कर सकते थे? गई तियानी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, लीन युआंटू, क्या तुम बहरे होने का दिखावा कर रहे हो? जल्दी अपने शिष्यों को युद्ध के लिए भेजो, हमारा समय बर्बाद मत करो। अगर तुम कोई शिष्य नहीं भेज सकते तो भी ठीक है। बस गई क्यूई के सामने घुटने टेक कर हार मान लो। मुझे लगता है कि वह तुम्हें जाने देगा। वो हाँ हाँ। गई तियानी भी जोर से हंसा। आखिरकार अखाड़े में हर कोई जोर से हंस रहा था। गई क्यूई ने कहा, मेरे कुलपति ने कहा है, जब तक तुम घुटने टेककर हार मान लेते हो, मैं इस बार तुम्हारे सिंह परिवार के कचरे को बख्श दूंगा। लीन युआंटू, घुटने टेको। हाँ हाँ हाँ। गई क्यूई बहुत अहंकारी था। लीन फेंगलेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बड़े भाई, मैं जाऊंगा। लीन युआंटू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तभी दूर से एक नरम आवाज आई, मैं जाऊंगा। आवाज थोड़ी परिचित थी। लीन युआंटू की आंखों में एक चमक आई। लीन फेंगलेई की आंखों में सोने की रोशनी चमक उठी, जैसे उसे नया जोश मिला हो। वह उत्साहित हो गया। हाँ हाँ हाँ, बेटा, आखिरकार तुम आ गए। लीन युआंटू का ध्यान केंद्रित हुआ। उसका दिल भी उबल रहा था, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया।
और कहा, गई क्यूई की ताकत बहुत ज्यादा है, क्या तुम यह कर पाओगे? आखिरकार आर्यन की वर्तमान शक्ति अभी भी द्वितीय श्रेणी के खड्गशिष्य की थी। स्तर के हिसाब से यह दर्जनों स्तरों का अंतर था। खेल में जीतना असंभव था। लेकिन आर्यन एक ऐसी शक्ति था जो नियमों से परे था। आर्यन ने उदासीनता से कहा, क्या आप किसी और को भेज सकते हैं? लीन युआंटू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आर्यन हंसा, चाचा लीन, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। लीन फेंगलेई ने कहा, मुझे उस पर विश्वास है। उसने खुद आर्यन को सभी महान खड्गस्वामी को हराते हुए देखा था। लीन फेंगलेई उन दृश्यों को जीवन भर नहीं भूल सकता था। लीन युआंटू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बोला, सावधान रहना। आर्यन के मैदान में आने से ज्यादा हलचल नहीं हुई, क्योंकि बहुत से लोग आर्यन के अस्तित्व को नहीं जानते थे। कल क्या हुआ था, यह भी ज्यादा लोगों को नहीं पता था कि यह आर्यन ने किया था। यह वही है। गई ताइबाओ ने गंभीर रूप से कहा। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी थीं। उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं आज बदला लेकर रहूंगा। गई तियानी ने पूछा, क्या यह वही है जो उस खास कदमों को जानता है? गई ताइबाओ ने कहा, हाँ, वह वही है, लेकिन उसके वर्तमान कदमों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, और मैं जिस तलवार कला का अभ्यास करता हूँ, उससे मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। गई तियानी खड़ा हो गया और वो फेंगटियन से कहा, नगरपति, वह सिंह परिवार का शिष्य नहीं है, इसलिए वह सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व करके नहीं लड़ सकता। ओह, वो फेंगटियन ने लीन युआंटू की तरफ देखा और कहा, कुलपति लीन, अगर वह सिंह परिवार का शिष्य नहीं है तो वह लड़ने के योग्य नहीं है। लीन फेंगलेई ने कहा, वह सच में सिंह परिवार का शिष्य नहीं है, लेकिन वह सिंह परिवार का दामाद है, तो वह सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है ना? वो फेंगटियन ने कहा, अगर वह दामाद है तो हाँ, लेकिन क्या उसकी शादी सिंह परिवार की युवती से हुई है? लीन फेंगलेई ने कहा, बेशक, हमारी युवती लीन शुआंगेर से। गई तियानी की आंखों में गुस्सा भर गया, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? लीन शुआंगेर की सगाई तो गई परिवार से हुई है। लीन युआंटू ने आत्मविश्वास से कहा, तुम सही कह रहे हो, उसकी सगाई सच में गई परिवार से हुई है, लेकिन आज के बाद उसका गई परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर सिंह परिवार जीत जाता तो सगाई रद्द हो जाती। गई तियानी ने कहा, लीन युआंटू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गई परिवार का अपमान करने की? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। गई तियानी का गुस्सा उमड़ पड़ा और उसने गई क्यूई पर चिल्लाया, उसका सिर धड़ से अलग कर दो। गई क्यूई मुस्कुराया और बोला, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन को मंच की तरफ आते देख वह मुस्कुराया, एक बेकार खड्गशिष्य यहाँ आने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हारे जैसे कचरे को बिना हाथ लगाए भी मार सकता हूँ। आर्यन मंच पर आया और उसने गई क्यूई की तरफ देखा भी नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ मौजूद हर कोई ध्यान से सुनो। जिस किसी ने भी लीन शुआंगेर और उस दूसरी छोटी लड़की को पकड़ा है, उन्हें मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं यहाँ मौजूद हर किसी को मार डालूंगा। लीन युआंटू ने असीम घमंड के साथ ठंडे स्वर में कहा। वो फेंगटियन की आंखें छोटी हो गई। वह जानता था कि आर्यन कौन है। गई क्यूई चिल्लाया, तुम्हारे जैसे कचरे में लोगों को मारने की हिम्मत है? देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आर्यन ने अपनी तलवार चलाई, क्रुद्ध पशु खड्गकला। बुस! एक पल में वह गई क्यूई के पीछे पहुंच गया। गई क्यूई वहीं खड़ा रहा, आंखें चौड़ी थीं, उसकी गर्दन पर एक खून का घाव था। अगले ही पल
आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। हेलो दोस्तों, आप लोगों का